नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और न्यूज एडिशन में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक रुख सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में बीजेपी के लिए शुरू करेंगे चुनावी प्रचार। बनासकांठा और साबरकांठा में होगी रैली। अमित शाह छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना में संभालेंगे चुनावी कमान। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में दमखम के साथ मौजूद। मैनपुरी में पत्नी डिंपल यादव के लिए वोट की अपील करेंगे अखिलेश यादव। नीतीश, तेजस्वी और ममता बनर्जी के प्रचार अभियान में भी तेजी। मेनका गांधी, जगदंबिका पाल, धर्मेंद्र यादव, मनोज तिवारी, हर्ष मल्होत्रा समेत कई दलों के प्रत्याशी आज भरेंगे नामांकन। कांग्रेस सीईसी की बैठक में अमेठी और रायबरेली पर हो सकता है अंतिम फैसला। बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में लू का कहर। कल बंगाल के कलईकुंडा में सबसे अधिक 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ तापमान। फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं। तेल विपणन कंपनियों ने कारोबारियों को दी राहत। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 19 रुपए की कटौती। दिल्ली में प्रति सिलेंडर खुदरा बिक्री कीमत हुई 1,745 रुपए 50 पैसे। आज है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। श्रमिकों और मजदूरों की मेहनत को नमन करने के लिए देश दुनिया में कई कार्यक्रमों का आयोजन। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स का मुकाबला। कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से दी मात। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली एनसीआर के कई स्कूल से, जहां बम की धमकी से हड़कंप मच गया। सभी स्कूलों को धमकी भरा ईमेल मिला था। सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस का बम निरोधक दस्ता, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के द्वारका स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल, संस्कृति स्कूल और पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार स्थित मदर मैरी स्कूल और इसी तरह के कई अन्य स्कूलों में बम की सूचना मिली और सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्कूल परिसरों को सुरक्षा के घेरे में लिया है। एहतियात के तौर पर स्कूल परिसरों को खाली करा दिया गया और अभी तलाशी जारी है। तो बड़ी खबर, दिल्ली के कई स्कूल्स में बम की धमकी को लेकर फोन आया, ईमेल्स भेजे गए हैं। सुबह 4:30 बजे का ईमेल है। पुलिस जांच कर रही है और दिल्ली पुलिस लगातार ये अपील कर रही है कि अभिभावक घबराएं नहीं, क्योंकि पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने से मुश्किल आ सकती है। संस्कृति स्कूल, नई दिल्ली, एमिटी की बात अगर की जाए, ये तमाम वही स्कूल्स हैं। डीपीएस जहां पर ये धमकी वाली चिट्ठी मिली है। द्वारका डीपीएस की अगर बात की जाए, वहां पर भी इस तरह की धमकी मिली है। और सीधा जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला। मुकेश, दिल्ली से नोएडा तक तमाम जो स्कूल हैं वहां पर बम की धमकी को लेकर अफरा तफरी और हड़कंप मचा हुआ है। स्कूल प्रशासन का क्या कहना है? मुकेश, मुकेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए मुकेश, सवाल मेरा ये है कि दिल्ली से नोएडा तक के स्कूलों में बम की धमकी को लेकर जो ये ईमेल्स आए हैं, उसको लेकर स्कूल प्रशासन का कहना क्या है और पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? मुकेश से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अभिभावक जो हैं वो स्कूल से अपने बच्चों को वापस ले जाते हुए। दिल्ली पुलिस का बम निरोधक दस्ता इस वक्त हरकत में है और डीपीएस द्वारका को जिस तरह से ये धमकी भरा ईमेल आया, ऐसे कई और स्कूल्स हैं। मदर मैरी स्कूल, मयूर विहार, साथ ही साथ संस्कृति स्कूल को भी धमकी मिली है और स्कूल इसीलिए खाली भी कराए गए हैं और बच्चों को घर भिजवाया गया है। पुलिस इस वक्त स्ट्रिक्ट एक्शन पे और लगातार पुलिस का कहना है कि घबराए नहीं और ईमेल से स्कूलों को धमकी भेजी गई। लगातार पुलिस की कोशिश है कि वो आईपी एड्रेस को ट्रैक करे और साथ ही साथ कुछ और स्कूल भी हैं इसमें शामिल जिन्हें
धमकी मिली है, जिसमें दिल्ली विकासपुरी के देव स्कूल को भी इसमें शामिल किया गया है। दिल्ली पुलिस की लगातार अपील की अभिभावक घबराए नहीं। जैसे कि मेरी बिटिया जो स्कूल में है, मुझे वहां से भी मैसेज आया, उन्होंने कहा कि अभी सारी स्थितियां नियंत्रण में है, स्कूल प्रशासन जो है वो मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है। तो प्लीज जो अभिभावक है वो घबराए नहीं, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो स्कूल के द्वारा आपको सूचना दी जाएगी। लेकिन ये वो तमाम स्कूल से जिन्होंने अपने स्कूलों को खाली कराया है इस धमकी की वजह से। साथ ही साथ सुबह 4:30 बजे का ये ईमेल बताया जा रहा है और स्कूलों में पुलिस की जांच, सघन जांच जो है वो जारी है, जो किसी न किसी पॉइंट पर जरूर आएगी कि किस तरह से ये जो ईमेल्स एक ही साथ इतने सारे स्कूल्स को भेजे गए, क्या दहशत सनसनी फैलाना इसका कहीं ना कहीं मकसद था। इस पर भी लगातार रोशनी डालने की कोशिश करेंगे जब मुकेश से हमारी बात होगी। साथ ही साथ स्कूलों से मैसेज आए हैं कि भाई आप अपने बच्चों को घर लेके जाइए ताकि सघन जांच हो पाए, बेरोक टोक तरीके से जांच की जाए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर स्कूलों से बच्चों से भरा हुआ स्कूल होगा तो पुलिस को जांच करने में दिक्कत आएगी। इसीलिए और ख़ास तौर पर क्योंकि बम की सूचना मिली है, इसलिए बम निरोधक दस्ता इस वक्त स्ट्रिक्ट एक्शन में। और फोन पर दिल्ली पुलिस के पीआरओ सुमन नलवा जी हमारे साथ है। सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो पुलिस की जांच किस ओर जाती हुई, क्योंकि अगर इतने सारे स्कूलों को मेल भेजा गया है तो कहीं ना कहीं संभावना ये है दहशत और सनसनी फैलाना। आए हैं स्कूल की तरफ से कि वहां पर थ्रेट आया है कि बॉम्ब्स रखे गए हैं, लेकिन हमने इसको बहुत अप्रोप्रिएटली हर एक मेजर लिया जा रहा है, उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और थॉरो चेक कर रहे हैं हर एक जगह पर जहां जहां ये इन्फॉर्मेशन आई है। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि अब तक कोई भी ऑब्जेक्शनेबल ऑब्जेक्ट नहीं मिला है। तो जैसा कि आप कह रही हैं, तो इसका मोटिव यही लगता है कि ये पैनिक फैलाने के लिए है। तो हमारी तरफ से यही है लोगों को कि दहशत में ना आए और हम सारे अप्रोप्रिएट मेजर्स ले रहे हैं टू इंश्योर कि हमारे बच्चे हैं, हमारे स्कूल्स हैं, सब सेफ हो। सुमन जी, हम कई बार इस तरह के मामले सामने आते हैं जहां हॉक्स इस तरह की कॉल्स की जाती हैं, मेल्स की जाती हैं। ये जांच किस तरह से साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से की जाएगी कि ये जो मेल भेजा गया है इसका आईपी एड्रेस क्या है, किस तरह से इसको ट्रैक किया जाएगा आईटी सेल द्वारा? जी बिल्कुल, इसमें पूरा थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगा। अभी राइट नाउ हमारा फोकस है कि एक बार हम थॉरो चेक करें प्रीमाइसेस, और इन्वेस्टिगेशन है वो भी साथ के साथ चलेगी और इंश्योर किया जाएगा कि जो भी इसके पीछे हैं जिन्होंने पैनिक फैलाने की कोशिश की है उनको एप्रीहेंड जल्दी से जल्दी किया जाए। इस तरह का जब मामला सामने आता है, किस तरह की मॉक ड्रिल की अगर हम जब बात करते हैं, किस तरह से स्कूलों को पेश आना चाहिए, अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी डीडी न्यूज़ के इस मंच के माध्यम से? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि एक तो नंबर 1, कभी भी ये इंफॉर्मेशन आती है तो दिल्ली पुलिस है अब ऑटमोस्ट प्रिकॉशंस लेती है और सारे अप्रोप्रिएट मेजर्स लेती है सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। नंबर 2 है कि ऐसी सिचुएशन में पैनिक नहीं करना, क्योंकि पॉसिबिलिटी ऐसा होने की बहुत कम होती है, लेकिन एक पैनिक फैलने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो पैनिक नहीं करना, ये मेन हमारा मैसेज है अभी के लिए। और क्योंकि यहाँ पर नोएडा के भी कई स्कूल्स की बात हो रही है कि वहाँ पर एक साथ कई ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर इस तरह की धमकी मिली है। जैसे मेरी बिटिया भी जो स्कूल में पढ़ती है, वहाँ से हमें मैसेज आया कि अभी चिंता की बात नहीं है, आप ये पूरी की पूरी नज़र बना के हम रखे हुए हैं। स्कूल प्रशासन की जो मुस्तैदी है या उसकी कार्यप्रणाली है वो किस तरह से होनी चाहिए ऐसे सिचुएशन को कहीं ना कहीं इससे पार पाने के लिए, ऐसे सिचुएशन के सामने अगर उनके सामने है तो किस तरह से उन्हें कदम उठाने चाहिए? देखिए, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि स्कूल्स हैं बहुत ही अच्छे से सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं और उन्होंने भी अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड किया कि उनको कोई थ्रेट आया तो उन्होंने इमीडिएटली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी यानी कि पुलिस को कांटेक्ट किया है ताकि उसको थॉरली मैटर को इन्वेस्टिगेट हो और ये इंश्योर किया जाए कि सेफ्टी और सिक्योरिटी बनी रहे। तो दे हैव रिस्पॉन्डेड अप्रोप्रिएटली, तो उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन यही है कि आज के दौर में जहां पर इस टाइप के मैसेजेस बहुत फैलते हैं तो उसमें है कि थोड़ा सा हम प्रिकॉशंस रखें, सेफ्टी इनग्रेस और आउटग्रेस का कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है स्कूल में, तो
तो आजकल बहुत सारे स्कूल रखते भी हैं, तो ऐसा कोई कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है। चलिए सुमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि आपकी ये बात सुनकर जो तमाम अभिभावक हैं, मेरे जैसे बहुत से अभिभावक, उनकी परेशानी बहुत हद तक हल हुई होगी। हमारे साथ दिल्ली से मुकेश शुक्ला भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। मुकेश, जिस तरह से हम जो पीआरओ साहिबा थी दिल्ली पुलिस की, उनको सुन रहे थे, उनका कहना है कि मकसद कहीं ना कहीं सनसनी या दहशत फैलाना था, और अभी इसकी जांच हालांकि सवालों के घेरे में, क्या ये हॉक्स मेल्स थी, और आईटी सेल इसकी कहीं ना कहीं जांच कर रहा है। दिल्ली स्कूल जो प्रशासन है, उनका क्या मानना है, वो किस तरह से इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल आखिर जिस तरह से सुबह से ही देखिए ये कॉल शुरू हुए और दिल्ली के द्वारका डीपी स्कूल से सबसे पहले कॉल आई, उसके बाद लगातार संस्कृति स्कूल से मिली, महिला स्कूल से मिली। एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव है और दिल्ली में 25 मई को चुनाव होने हैं। ऐसे में ये जो मेल है कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट कर रहा है। और आप नहीं, मैं मेट्रो में आ रहा था, मैंने देखा तमाम कॉल्स आ रही है, पेरेंट्स वहां पर इस कॉल को लेकर के परेशान हो रहे थे, बात कर रहे थे आपस में। कुछ लोग हमसे भी पूछ रहे थे कि सर कहाँ बात हो रही है, क्या बात हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं इसी तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश है। जिसने भी ये क्रिएट किया है, जिसने भी ये मेल किया है, बीसीसी मेल है, ब्लैक कार्बन कॉपी के थ्रू ये मेल भेजा गया है, उसकी जांच की जा रही है। साइबर सिक्योरिटी उसकी जांच कर रही है। कई डीसीपी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि तमाम स्कूल को एहतियातन के तौर पर खाली करा लिया गया, और जो स्कूल उनके आसपास है उनको भी इवैक्यूएट करने के लिए बोल दिया गया कि आज आप छुट्टी कर दीजिए, क्योंकि लगातार इतने कॉल्स आ रहे हैं। और आप देखिए पुलिस प्रशासन लगातार हर एक स्कूल को सर्च कर रही है, तो आपको टाइम भी लगेगा पूरे स्कूल को, पूरी बिल्डिंग को, 1000 से ज्यादा बच्चे हर एक स्कूल में। ऐसे में लगातार दिल्ली एनसीआर में, न केवल दिल्ली एनसीआर के भी कई स्कूल में थ्रेटिंग आ रही। कुछ हमारे जर्नलिस्ट मित्र थे, वो भी कॉल करके पूछ रहे थे कि ये किस तरह का कॉल है, किस तरह का लेटर। जो आपने कहा कि एक तरह से पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, दहशत फैलाई जा रही है, और छुटपुट घटनाएं पीछे भी हमने देखी कि एक दो स्कूलों में आती थी, लेकिन आज के दिन में ये लगातार कॉल का सिलसिला बढ़ना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मंशा दिल्ली में किस तरह के माहौल को पैदा करनी है। और लोकसभा चुनाव, जैसा कि मैंने आपको बोला, चल रहे हैं। ऐसे में सिक्योरिटी तमाम एजेंसियां अलर्ट पर है, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, रॉ हो, तो वो तमाम जो एजेंसियां वो काम कर रही हैं। दिल्ली पुलिस की पीआरओ ने जो बताया कि दिल्ली पुलिस सफिशिएंट है किसी भी कंडीशन में हैंडल करने के लिए, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स को भी थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। स्कूल बिल्कुल अपनी, अब वो समय नहीं है कि स्कूल में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, किसी को नहीं पता। स्कूल में तमाम वो जो पैरामीटर्स है उनको सेट किया गया है, सिक्योरिटी उनकी होती है, और स्कूल ने पहले कॉल करके बताया कि इस तरह के मेल्स आए। तो बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से जो पीआरओ साहिबा थी, उनका कहना था कि अभी तक कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं मिला है, ऐसा ही सभी स्कूल्स की जांच में हो। हालांकि जो बम निरोधक दस्ता है दिल्ली पुलिस का, वो इस वक्त हाई एक्शन अलर्ट मोड पर है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, आपसे आगे भी इस बड़े मामले पर जब भी कोई अपडेट आएगा तो हम आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए अब न्यूज़ 10 में बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात में चुनावी प्रचार का श्री गणेश करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज 1 मई को राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर चुनावी सभा करेंगे। अपने गृह राज्य के 2 दिनों के दौरे में वो 6 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। 2 दिनों में प्रधानमंत्री गुजरात की 26 में से 14 लोकसभा सीटों को कवर करने वाले हैं। गुजरात विधानसभा की 5 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में 3 सीटों को भी कवर किया जाएगा। प्रधानमंत्री पहली सभा की अगर बात की जाए उनकी, तो वो बनासकाठा में 3:30 बजे है, और इस जनसभा में बनासकाठा और पाटन सीट के पार्टी प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे। दूसरी जनसभा शाम 5:15 बजे साबरकाठा में होगी। इस सभा के दौरान साबरकाठा, महसाणा लोकसभा सीट और विजापुर विधानसभा सीट के प्रत्याशी मौजूद रहने वाले हैं। गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के कोरबा में चुनावी प्रचार करने वाले हैं। इस सीट पर 2 महिला प्रत्याशियों में सीधी टक्कर है। एक तरफ बीजेपी की सरोज पांडे है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ज्योत्सना महंत है। कोरबा से वर्तमान सांसद ज्योत्सना महंत पर पार्टी ने फिर से विश्वास जताया। पहली बार सरोज पांडे दुर्ग की जगह इस बार यहां से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, और ऐसे में चुनावी संग्राम रोचक हो गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर चरणदास महंत की पत्नी है ज्योत्सना महंत। 7 मई को कोरबा लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग होनी है।
लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश लगातार तेज हो रही है। 2 चरण के चुनाव होने के बाद अब तीसरे चरण के चुनाव की तैयारी है। धुआंधार चुनावी प्रचार का दौर भी जारी है। अमित शाह आज कोरबा के बाद कर्नाटक और तेलंगाना का रुख करेंगे, जहां पहले हुबली में उनका रोड शो होगा। इसके बाद धारवाड़ में जनसभा, फिर आज आखिर में शाम को बाद अगर बात की जाए तो हैदराबाद में वो रोड शो पर निकलने वाले हैं। हैदराबाद में बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता और मौजूदा सांसद ओवैसी के बीच इस बार रोचक जंग है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने दावा किया कि एनडीए के 400 पार के लक्ष्य को पाने में उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान रहेगा और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। 400 पार जनता का आशीर्वाद से जाना है, तो मोदी सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश ने तो कायाकल्प देखा है पिछले 10 वर्षों में जो मोदी जी का आशीर्वाद मिला है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता इस बार नया रिकॉर्ड बनाएगी। 400 पार में उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि हर बार 2014 हो 2019 हो, यूपी की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के बाद चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया और सभी दलों के नेताओं ने जनता तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। विपक्ष के नेता भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभाएं कर रहे हैं। आज कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे अपने गृह राज्य कर्नाटक में चुनावी प्रचार करेंगे। गौरतलब है कि कर्नाटक में 14 सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के लिए वोट की अपील करेंगे और जनसभाओं को संबोधित भी। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपने अपने गठबंधन के लिए चुनावी प्रचार की कमान संभालेंगे, तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार अभियान में शामिल होंगी। आगामी चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरने का काम जारी है। मेनका गांधी, जगदम्बिका पाल, धर्मेंद्र यादव, मनोज तिवारी, हर्ष मल्होत्रा समेत कई दलों के प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी सुल्तानपुर लोकसभा सीट से, तो सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव लोकसभा सीट आजमगढ़ से अपना नामांकन भरेंगे। वहीं फैजाबाद से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह भी अपना नामांकन भरने वाले हैं और उनके साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अतीत में संविधान के साथ क्या क्या किया, ये दोहराने की जरूरत नहीं। साथ ही मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस संविधान को अपनी सामंती विरासत और सामंती सियासत समझती है। को जिस बेदर्दी और बेशर्मी के साथ कांग्रेस पार्टी ने 75 में क्या किया था, उसके बाद भी क्या किया, इसको किसी को दोहराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो समझते थे कि ये संविधान जो है इनकी सामंती विरासत है और सामंती सियासत है, वो करते रहे और आज जो है वो फिर से एक बार शगुफा छोड़ा है। शगुफा वो टाइट फिश होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। शहजाद पूनावाला ने कहा कि दलित समाज का अपमान कांग्रेस की पहचान है। दलित समाज का अपमान यही कांग्रेस की पहचान। जो शब्दावली तेलंगाना के एक एमएलए, कांग्रेस के एमएलए के भाई ने इस्तेमाल की है, जो टीवी चैनल्स पे आ रहा है कि वो माडिगा समाज जिसके लिए लगातार मोदी जी ने प्रयास किया है, बाकी की सरकारों ने नहीं किया, उनके विषय में जो अभद्र टिप्पणी की है, ये मोहब्बत की दुकान है, ये नफरत के भाईजान है। दलित समाज को सचेत हो जाना चाहिए कि यदि गलती से इनको समर्थन आपने दे दिया तो ये आप ही का अधिकार काट कर इसको ख़त्म करके मुस्लिम समाज को, वोट बैंक को दे देंगे। अमेठी और रायबरेली दोनों एक ऐसी लोकसभा सीट हैं जिसका जिक्र आते ही गांधी परिवार की तस्वीर सामने आती है। ये अलग बात है कि अब अमेठी में बीजेपी का कब्जा है। स्मृति ईरानी पिछले चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शिकस्त दे चुकी हैं और इस बार भी पूरी ताकत के साथ मैदान में डटी हैं। सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी क्या इस बार वायनाड के साथ साथ अमेठी से फिर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चर्चा रह रहकर तेज होती है फिर दब जाती है। कहा जा रहा है कि आज कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति अमेठी और रायबरेली से राहुल और प्रियंका की दावेदारी पर आखिरी फैसला ले सकती हैं। रायबरेली को सोनिया गांधी ने सेहत का हवाला देते हुए टाटा बाय बाय कर दिया, लिहाजा ये भी मसला है कि क्या मां की सीट पर बेटी प्रियंका चुनाव लड़कर संसदीय पारी की शुरुआत कर सकती हैं। दोनों ही जगह नामांकन प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 3 मई आखिरी तारीख है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 4 नए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की।
कांग्रेस ने हरियाणा की गुरुग्राम सीट से राज बब्बर को मैदान में उतारा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से आनंद शर्मा और हमीरपुर से सतपाल रायजादा कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं उत्तरी महाराष्ट्र में कांग्रेस ने भूषण पाटिल को टिकट दिया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में सतपाल रायजादा का मुकाबला केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से है। हैदराबाद में एमआईएम प्रमुख ओवैसी ने घर घर जाकर प्रचार किया। आपको बताएं कि असुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बीजेपी ने माधवी लता को उतारा है। हैदराबाद में चौथे चरण के अंतर्गत 13 मई को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से मतदान की तारीख में संशोधन किया। पहले यहां 7 मई को चुनाव होना था, लेकिन अब यहां छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने यह फैसला खराब मौसम और मतदाताओं की परेशानी को समझते हुए लिया है। बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट के 6 मतदान केंद्रों पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से वहां संपन्न हुआ है, जिसमें कुल 81% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। 26 अप्रैल को इन 6 मतदान केंद्रों में से 4 पर मतदान पूरा होने से पहले ही अज्ञात व्यक्तियों ने ईवीएम और वीवीपैट को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद कल 6 सीटों पर पुनर्मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर में हॉट सीट कही जा रही अनंतनाग राजौरी सीट के लिए सियासी लड़ाई में पहाड़ी समुदाय निर्णायक भूमिका में है। जम्मू संभाग के राजौरी और पुंछ जिले में पहाड़ियों की संख्या सबसे ज्यादा है। कश्मीर के उड़ी, केरन, करना, कुपवाड़ा, बारामूला में भी पहाड़ी समुदाय के लोग रहते हैं। राजौरी और पुंछ में करीब 65% और यूटी के अन्य हिस्सों में 10% पहाड़ी समुदाय के लोग रहते हैं। हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने स्थानीय लोगों से बात की, आइए आपको सुनवाते हैं। भर में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, चुनाव चल रहे हैं और इसमें सभी लोग कर रहे हैं बढ़ चढ़कर शिरकत। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और बाकी के चुनाव होने हैं 7 चरणों में। ये जो है जनरल इलेक्शन होना है, 2 फेजेस में हो चुका है और बाकी के फेजेस में क्या कुछ है हाल, ये हम आपको बताएंगे। डीडी न्यूज की टीम भी जा रही है देश के कोने कोने में और जनता से जान रही है उनके मुद्दे। मोदी जी ने 370 हटाकर ये साबित कर दिया कि इस देश में 370 हटेगा और इस देश को एक देश से ही जोड़ा जाएगा जिसमें एक निशान और एक प्रधान रहेगा। और 370 हटने के बाद जो डेवलपमेंट हमारे जम्मू कश्मीर में आई है उसका कोई हम ना जिक्र भी नहीं कर सकते। अनगिनत यहाँ पर डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं। कश्मीर में किस तरह से अमन का हमें माहौल देखने को मिल रहा है। कश्मीर में जो लोग पत्थरबाजी करते थे आज किस तरह से एक सही मार्ग पर चल रहे हैं। उन लोगों को रोजगार मिला, वो काम कर रहे हैं। जहाँ उनको पत्थर मारने के लिए पैसा दिया जाता था, आज रोजगार देकर वो लोग पैसा कमा रहे हैं। तो मेन युवा होने के नाते मैं यही बस सारों से पब्लिक से यही डिमांड करता हूँ कि आप वोट जरूर देने जाएं। जिनका भी न्यू वोट बना है और जो ओल्ड है उनके तो घरों में भी जाके हम देख रहे हैं, काफी फोटोज रील्स वगैरह वायरल हो रही हैं। उनके घरों में जाके उनका वोट लिया जा रहा है। एक ये हमारा मतलब कि हक है जो वोट को हमें वोट देना, तो हम वोट जरूर देंगे। तो देश के हित में वोट देंगे, जो आगे हमारे फ्यूचर को जो आगे हमें जो डेवलपमेंट की तरफ जो हमारी पार्टी हमें जो आगे लेके जा रही है, हम उसको वोट देंगे, जरूर देंगे। वोटर्स यही चाहते हैं कि जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आए वो थोड़ी जो है तो पीपल के जितने भी काजेज है उनको वो देखे और उस पे काम करे। जो है जाति वगैरह और धर्म के बेस पे मैं कहती हूँ कि वोटिंग नहीं होनी चाहिए। आप वोट करो तो उसी कैंडिडेट को करो कि जिसके मैनिफेस्टो में जो कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जो उस पे कल को काम करे और उस पे जो है तो अपना मतलब जिसका पिछला कैरेक्टर भी अच्छा हो और आने में कल को अगर फ्यूचर में आएगा अगर वो कैंडिडेट तो वो आपके लिए काम करे, जनता के लिए काम करे, जो बाइस्ड ना हो टोटली। यहाँ पर जो चुनावी लड़ाई है वो बेहद अहम हो गई है, बेहद दिलचस्प हो गई है, क्योंकि पहले जो ये पूरा इलाका था वो जम्मू लोकसभा का सीट हुआ करता था, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद अनंतनाग सीट का ये हिस्सा बना है। दोनों क्षेत्रों में काफी अंतर है, कई मायनों में अंतर है, लेकिन उस अंतर को पाटती है यहाँ पर लोगों की ये भावना कि सबको निकलना है और तमाम जो अंतर है उनको पाटते हुए अपने हित के लिए और देश हित के लिए वोट करना है। तो क्या बोले भारत में राजौरी से फिलहाल इतना ही। मैं और मेरे कैमरा पर्सन अनिकेत दुबे लेना चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए न्यूज़ एट 10। मेरे एक वोट से पिछले 10 साल में 10 करोड़ से भी ज्यादा गृहिणियों को सस्ती रसोई गैस मिली और अब मेरे ही वोट से उस हर रसोई तक पाइप से सस्ती गैस पहुंचेगी।
ये मोदी की गारंटी है और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और आइए अब खबरों के कारवां को बढ़ाते हैं आगे। कांच उद्योग के लिए मशहूर फिरोजाबाद यहाँ के लाखों लोगों को रोजगार देता है और देश में उद्यमिता को बढ़ावा भी। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए यहाँ के लोगों की कई मांगे हैं, जिसमें उद्योगपति, मजदूर वर्ग के प्रतिनिधियों से विस्तार में बात की हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने। आइए आपको सुनवाते हैं। इस समय हम मौजूद हैं दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह पर जो कि कांच के कामकाज के लिए सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद की और इस समय फिरोजाबाद के तमाम मुद्दों को लेकर, चूँकि चुनाव भी चल रहे हैं, तो इन चुनावों में यहाँ के उद्योगपति क्या चाहते हैं, यहाँ के जो ट्रेड यूनियन लीडर हैं वो क्या चाहते हैं और जो मजदूर वर्ग है वो क्या चाहते हैं, इन सब से बात करते हैं। यहाँ फिरोजाबाद का उद्योग 150 साल पुराना ऐतिहासिक उद्योग है। यहाँ कांच के अलावा अन्य कोई भी काम नहीं है और कांच में भी विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे कांच की चूड़ियाँ हैं, पानी पीने के गिलास हैं, फ्लावर पॉट्स हैं, कैंडल्स हैं और सैंडलियर्स हैं। इस तरह विभिन्न आइटम, बहुत हज़ारों आइटम बनते हैं, लाखों डिजाइनें हैं। 10 लाख लोग लगभग इस रोज़गार से जुड़े हुए हैं। यहाँ दूसरे जनपदों से भी लोग काम करने के लिए आते हैं और यह क्लस्टर जो भारत सरकार बनाना चाहती है, इससे अच्छा क्लस्टर कोई हो ही नहीं सकता। यहाँ खुद 8-8, 10-10 लोग लेबर का समूह छोटा छोटा काम करके, कोई कटिंग कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई गोल्ड पेंटिंग कर रहा है, कोई कलरिंग कर रहा है, इस तरीके से काम होता है। समस्या ये है कि फिरोजाबाद में लेबर के लिए कोई सुविधा नहीं है। कोई ESI कटता है, PF कटता है, तो कोई ऐसा अस्पताल नहीं है इसमें वो इलाज करा सके अपने बच्चों का, अपना कोई सुविधा नहीं है लेबर की। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ ट्रेनिंग दे के वो अपना काम सीख सके, आगे की रास्ता बनाए। आप बताएं किस तरीके की समस्या है बंसल जी, और जो आप मानते हैं कि जो इंडस्ट्री के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में है, नई सरकार जो बने उन पर अगर ज़्यादा ध्यान देगी तो शायद ये उद्योग और आगे बढ़ेगा। एक प्रमुख समस्या यहाँ पर आ रही लगातार GST सर्वे की। यहाँ लगातार GST सर्वे होते हैं, उनको हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। जैसे मान लिए मैंने A से माल लिया, A ने B से माल लिया, B ने C से माल लिया, उसका हम लोगों के पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं होता है कि इसको हम पोर्टल पर चेक कर लें कि A ने हम एक तो होता है हमने A से माल लिया, उसको तो पोर्टल पे आता है वो। अब A ने B से लिया, वो पोर्टल पर नहीं आता है। अब सपोज़ कीजिए D वाले ने GST नहीं भरी और सर्वे हमारे यहाँ होता है तो वो कहते हैं इस D पार्टी ने GST नहीं भरी है, उसको आपको भरना पड़ेगा। मजदूरों के लिए और क्या क्या, जैसे ESI का बात उठाई है, और क्या क्या ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए? गवर्नमेंट की तरफ से प्रशिक्षण, एक कॉलेज जैसा टाइप का होना चाहिए जिससे स्किल्ड लेबर प्रशिक्षित होकर अपने काम पर लौटे। और यहाँ सरकार द्वारा प्रदत्त काफ़ी सुविधाएं हैं लेकिन मजदूरों को इसलिए नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि कारखानों में जो मजदूर काम करता है उसका रोल पर नाम नहीं होता है, फार्म नंबर 12 हाई रजिस्टर पर नाम नहीं होता है। इससे वो सभी सुविधाओं से वंचित होता जा रहा है। फिरोजाबाद में हमने चर्चा से एक बात और निष्कर्ष के रूप में निकाली है कि फिरोजाबाद पर्यावरण को भी बचाने के लिए तैयार है। न सिर्फ सुहाग की चूड़ियाँ दे रहा है बल्कि वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक या प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए कांच की बोतलें भी देने के लिए तैयार है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि फिरोजाबाद पर्यावरण को सुधारने के लिए एक बड़ा अभियान में शामिल हो सकता है। कैमरामैन संदीप के साथ ऋषि कुमार, DD न्यूज़, फिरोजाबाद। और तीसरे चरण के मतदान से पहले कर्नाटक में एक हिंदू लड़की की हत्या के खिलाफ गुस्सा और बढ़ता तनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक रस्साकशी का केंद्र बना हुआ है। मुस्लिम लड़के द्वारा नेहा
हिरेमत की हत्या ने सभी अन्य चुनावी मुद्दों को किनारा कर हुबली शहर को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। देखिए रिपोर्ट। 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के मतदान से पहले कर्नाटक का हुबली शहर गुस्से और न्याय के लिए उबल रहा है। राजनीतिक नारों और बैनरों के बीच नेहा हिरेमत के पोस्टर सभी का ध्यान खींच रहे हैं। नेहा अब जीवित नहीं है। एक कॉलेज परिसर के अंदर एक व्यक्ति ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। 18 अप्रैल को इस परिसर में फयाज खुंडुनायक ने नेहा पर हमला किया और उस पर कई बार चाकुओं से वार किया, जिससे उनकी मौत हो गई। इस जगह पर अभी भी खून के धब्बे हैं और ये याद दिलाते हैं कि इस तरह का पागलपन न केवल किसी की जिंदगी ले सकता है, बल्कि उसके पूरे परिवार को निराशा और पीड़ा के गहन अंधकार में धकेल देता है। नेहा के पिता निरंजन हिरेमत धारावड़ हुबली नगर परिषद में कांग्रेस पार्षद हैं। इस घटना पर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक समूहों ने तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन राज्य के मंत्रियों के कुछ बयानों ने पहले से ही नाजुक स्थिति को और खराब कर दिया। पीड़ित परिवार के घर शोक व्यक्त करने आने वाले रिश्तेदार, पत्रकार और नेताओं का तांता लगा हुआ है। निरंजन ने पार्टी लाइन में बोलते हुए इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करने की मांग की है। हालांकि वो और उनकी पत्नी गीता ऐसी घटनाओं से सख्ती से निपटने के लिए एक कानून चाहते हैं। I want to demand both the governments to take the legal law for this case, Neha Hiremat law. In this case, we want the justice. जैसे जैसे हुबली में मतदान का समय नजदीक आता जा रहा है, नेहा की हत्या का मामला सभी राजनीतिक दलों का प्रमुख मुद्दा बन गया है। यहाँ तक कि 28 अप्रैल को कर्नाटक में अपनी सभी सभाओं के दौरान प्रधानमंत्री ने भी इस भयानक घटना का जिक्र करते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। हुबली में हमारी एक बेटी के साथ जो कॉलेज कैंपस में हुआ, उसने तो पूरे देश में भूचाल ला दिया है। उस बेटी का परिवार एक्शन की मांग करता रहा, लेकिन कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण का दबाव उसी को प्राथमिकता देती है। उनके लिए नेहा जैसी बेटियों की जिंदगी की कीमत नहीं है, उनको तो अपने वोट बैंक की चिंता है। राज्य सरकार ने इस मामले को सीआईडी को सौंप दिया है और सुनवाई में तेजी लाने के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। राज्य के कानून मंत्री एच.के. पाटिल और कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने निरंजन हेमरत के घर जाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह हत्या व्यक्तिगत कारणों से हुई थी। भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्य सरकार पर परिवार को न्याय सुनिश्चित करने में तेजी नहीं बरतने का आरोप लगाया। इन लोगों का वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए सब ये जो सप्रेस करना, हशप करना, इनका एक नीति है। इस कारण ये सब कुछ हो रहा है। हत्या का आरोपी फयाज इस समय हिरासत में है और मामले की जांच जारी है। चुनावी सरगर्मी के चलते इस मुद्दे की जांच काफी तेजी से हो रही है। परिवार चाहता है कि 7 मई को मतदान खत्म होने के बाद कहीं न्याय की तलाश को फिर से सिस्टम से संघर्ष न करना पड़े। ये इस तरह की पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी सरफिरे मन चले। पूरे देश में इस तरह की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और लड़कियों को खामियाजा भुगतना पड़ा है। चुनावों के चलते ये मुद्दा सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन नेहा और ऐसी कई लड़कियों को सही मायने में इंसाफ तभी मिलेगा जब समाज और सरकार मिलकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देने से पहले ही रोकने के कारगर उपायों पर मिलकर काम करेंगे। कैमरा पर्सन मोर मुकुट शर्मा के साथ रवि धीमान, डीडी न्यूज़ हुबली। और आइए अब देखते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व जारी है। अगर लोकसभा चुनाव से जुड़े रोचक तथ्यों की बात करें, तीसरे चरण में गुजरात की नवसारी लोकसभा सीट पर भी मतदान होना है। खास बात यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के सीआर पाटिल ने लोकसभा चुनाव 2019 की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। सीआर पाटिल को 9,72,739 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के धर्मेश भाई पटेल को सिर्फ 2,83,071 वोट ही मिले थे। जीत का अंतर
6,89,668 का रहा था। यानी विजेता उम्मीदवार को 74.4% वोट मिले, जबकि जीत का अंतर 52.8% रहा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या पहुंच रही हैं। यहाँ वो श्री राम लला के दर्शन पूजन करेंगी। उससे पहले हनुमानगढ़ी में हनुमंत लला की आरती में शामिल होंगी। फिर शाम को सरयू पूजन और आरती होगी। राष्ट्रपति यहाँ रामलला के दर्शन कर आरती में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति के आगमन पर अयोध्या में सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया। एयरपोर्ट से लेकर राम मंदिर और सरयू तट तक आधुनिक हथियारों से लैस जवान जगह जगह तैनात रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान पर आपत्ति जताई। एक भाषण में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करने के लिए राहुल गांधी के बयान को उन्होंने भ्रम फैलाने, असत्य और समाज में भेदभाव पैदा करने वाला बताया। हमें राहुल जी के इन वाक्यों पर गंभीर आपत्ति है। ये वाक्य नितांत असत्य हैं, निराधार हैं और भ्रामक है। हम ये बताना चाहते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार और इनके पूर्व के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी दोनों को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में पधारने का निमंत्रण दिया गया था। हम उन्हें ये भी बता देना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यधिक गरीब ऐसे समाज के तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया था और वे पधारे थे। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक फर्जी वीडियो के मामले में आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी को तलब किया। दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी को उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ पूछताछ के लिए बुलाया। स्पेशल सेल ने भारतीय दंड संहिता की 153, 153A, 405, 466, 171G धाराओं के तहत नोटिस भी जारी किया है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कुछ छेड़छाड़ किए गए वीडियो समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने के इरादे से सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें शांति व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 8 राज्यों के 15 से ज्यादा लोगों को समन भेजा गया, जिसमें मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल हैं। इस मामले में कल अहमदाबाद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी का पीए और दूसरा आप कार्यकर्ता है और दूसरी तरफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो किसी भी तरह के नोटिस से नहीं डरते। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री अब तक राजनीतिक फायदे के लिए ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करते रहे हैं और अब दिल्ली पुलिस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वीडियो में स्पष्ट पता चल रहा है कि उसमें SC, ST, OBC के हितों की रक्षा की बात कही गई थी, लेकिन कांग्रेस ने उसे फेक वीडियो बनाकर समाज में भ्रांति फैलाने का प्रयास किया है। हमारे गृह मंत्री जी का जो वीडियो था, वह वीडियो स्पष्ट रूप में बता रहा था कि SC, ST, OBC के हितों की हमेशा रक्षा की गई है और हमेशा रक्षा की जाएगी, लेकिन उन्होंने उसको फेक वीडियो बना करके समाज में भ्रांति फैलाने की बात की। और सबसे दुख की बात यह है कि यह तेलंगाना के इन्वेस्टिगेशन बता रहे हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के टेलीफोन से यह सोशल मीडिया में अपलोड हुआ। यूपी के जौनपुर के पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह बरेली सेंट्रल जेल से रिहा हो गए। रिहा होने के बाद धनंजय सिंह ने कहा कि मुझे फर्जी तरीके से फंसाया गया है और फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया गया। अब मैं जौनपुर जाकर चुनाव प्रचार करूंगा। धनंजय सिंह रिहा होने के बाद बरेली सेंट्रल जेल से जौनपुर के लिए रवाना हो गए हैं।
आज देश भर में 64वां महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस मुंबई में महाराष्ट्र दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए और इस मौके पर उन्होंने परेड की सलामी ली। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र स्थापना दिवस के अवसर पर हुतात्मा चौक पर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जो लोग हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी और साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे पुलिस मुख्यालय में महाराष्ट्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, महाराष्ट्र राज्य दिवस इस भूमि की गौरवशाली विरासत और अदम्य भावना का जश्न मनाने का दिन है जिसने महान दूरदर्शी पैदा किए जो सांस्कृतिक समृद्धि से जुड़े हैं। महाराष्ट्र परंपरा, प्रगति और एकता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। हम महाराष्ट्र की प्रगति के लिए काम करते रहने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। महाराष्ट्र के लोगों को मेरी शुभकामनाएं। आज गुजरात दिवस भी है। प्रधानमंत्री ने गुजरात दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, गुजरात के राज्य दिवस के इस शुभ अवसर पर हम गुजरात के लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, उल्लेखनीय उपलब्धियों और जीवंत भावना को याद करते हैं। राज्य उद्यमिता, लचीलेपन और समावेशी विकास के अपने लोकाचार के साथ समृद्ध और पीढ़ियों को प्रेरित करता रहे। गुजरात के लोगों को मेरी शुभकामनाएं। बात मौसम से जुड़ी हुई। बढ़ते हुए तापमान और गर्म हवाओं के कहर ने उत्तर भारत के कुछ राज्यों में लोगों की परेशानी बढ़ा दी। बंगाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत ओडिशा में लू का कहर जारी है। मंगलवार को बंगाल के कराईकुंडा में सबसे अधिक 47.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिन भीषण गर्मी से राहत मिलने का कोई आसार नहीं है। साथ ही लोगों को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए दोपहर के समय बाहर निकलने से परहेज करने की बात कही। शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखने के लिए अधिक मात्रा में पानी का सेवन करें। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग तेजी से आबादी क्षेत्र की ओर बढ़ रही है। कल 24 घंटे के भीतर प्रदेश में आग की 66 नई घटनाएं हुई, जिसमें 88 हेक्टेयर वन क्षेत्र को क्षति पहुंची है। इस दौरान कुमाऊं में 2 फायर वॉचर भी आग की चपेट में आकर झुलस गए। वन विभाग की ओर से जंगल में आग लगाने वालों की गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई भी जारी है। अब तक जंगल में आग लगाने पर वन अपराध के तहत कुल 298 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और 50 व्यक्तियों को रंगे हाथों गिरफ्तार भी। दिल्ली की तिहाड़ जेल के डीजी संजय बेनीवाल मंगलवार को सेवानिवृत्त हुए। 37 साल की पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं देने के बाद संजय बेनीवाल को अपने कार्यकाल में विभिन्न अहम पदों पर काबिज रहने का मौका मिला। संजय बेनीवाल ने अपनी रिटायरमेंट को एक भावुक पल बताया और कहा कि उनकी कोशिश कैदियों को सुधार कर समाज की मुख्य धारा में जोड़ना रही है। उन्होंने उसके लिए पूरा प्रयास किया और रिटायरमेंट के मौके पर तिहाड़ जेल प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे और पारंपरिक तरीके से उनकी कार को रस्सी से खींचकर गेट के बाहर तक लाया गया। अपनी काफ़ी समय से सर्विसेज देने के बाद डीजी तिहाड़ की पद से अब यहाँ से रिटायरमेंट ले रहे हैं संजय बेनीवाल साहब। सर, कितना इमोशनल है ये पल, जिस तरह से हम सुन रहे थे, आपके साथियों ने आपके बारे में बताया, एक हार्ट टचिंग फील है। इट इज़ सी आई हैव लिव्ड 37 ईयर्स, बहुत उतार चढ़ाव देखे, तो इट इज़ नॉट जस्ट प्रोफेशन, संबंध भी हो जाते हैं, कार्य से भी हो जाता है, अपने कोलिग से भी हो जाता है, तो इट इज़ इमोशनल, नो डाउट। काफ़ी कुछ किया आपने तिहाड़ के लिए, और आपके हिसाब से और क्या इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए सो दैट आपके बाद जो है उस लेगेसी को आगे लेकर के जाए और तिहाड़ में जो भी प्रिजनर्स हैं उनमें सुधार आए और एक नया जीवन शुरू करें? देखिए, हर डीजी का अपना एजेंडा होता है, लेकिन कुछ कॉमन होता है। जैसे जो कैदी हैं उनको उनके मानसिक और उनका जो वैचारिक पैटर्न है उसको बदलें, ताकि उनमें अंदर से सुधार आ सके, ऊपर से नहीं। उसके लिए स्किलिंग की, मेडिटेशन की, जब वो यहाँ से छूट के जाएं तो आफ्टर रिलीज़ केयर सेंटर की कुछ चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पे जॉब्स भी आप मिलना शुरू हो गई, तो इन चीज़ों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है।
और आई एम वेरी श्योर जो भी आएंगे ही विल डू वेरी वेल। जो उन्होंने किया उनका पास था, फ्यूचर में डिफरेंटली दूसरी चीज़ें उनको यहाँ पर प्रोजेक्ट करती हैं। अब जो रहते हैं उनको ये समझ में आया कि यहाँ आने के बाद ख़राब है, लेकिन ज़िंदगी का अंत नहीं है। ज़िंदगी की एक और शुरुआत हो सकती है, एक नई तरीके से हो सकती है। ये ज़िंदगी को रीसेट करने का एक तरीका भी हो सकता है। सो ऑप्शन एंड होप, दैट इज़ व्हाट आई गिव देम। फाइनली आप इनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि ये अपनी लाइफ में किस तरह से आगे नए स्किल्स, नए डेवलपमेंट को यूज़ करें और इस एरिया से बाहर निकलें? उम्मीद और अपने दिल में विश्वास रख के करेंगे तो कोई भी समस्या से बाहर निकला जा सकता है। ये तो क्या चीज़ है। सर बहुत बहुत बधाई है दूरदर्शन की तरफ से आपकी नई पारी के लिए, थैंक यू सो मच। तो आपने साफ तौर पे सुना संजीव बेलवाल साहब का कहना कि किस तरह से इन्होंने तिहाड़ जेल में सुधार लाए और क्या कुछ उन्होंने करके दिखाया। आगे भी तिहाड़ में जो भी नया डीजे आएगा वो अपनी नई जो लाइन है वो सेट करेगा। कैमरा किशन चंद के साथ में मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। लाभकारी और प्रसंस्करण क्षमताओं के विस्तार को लेकर खान मंत्रालय ने 2 दिनों की महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका मंगलवार को समापन हुआ। इससे पहले संपन्न हुए सत्र में भारत में निवेश के नीतिगत प्रोत्साहन और लाभ को लेकर भी पैनल डिस्कशन हुआ। आइए आपको दिखाते हैं इस खबर के जरिए। रिन्यूएबल एनर्जी फाउंडेशन, ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद और भारतीय सतत विकास संस्थान के सहयोग से खान मंत्रालय ने 2 दिवसीय महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए खान मंत्रालय की संयुक्त सचिव डॉक्टर वीणा कुमारी डी ने वैश्विक नीति को लेकर अनिश्चितताओं के बीच कुशल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों और तकनीक की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों, ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक अग्रणी भागीदार के रूप में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अल्टरनेट सोर्सेस पर ध्यान दिए जाने की भी जरूरत जताई। साथ ही मंत्रालय किस तरह से काम कर रहा है यह भी मंच के माध्यम से साझा किया। We have done amendment to the Act for offshore mining. We are working on the rules for that, and India will be the leader in offshore mining because not many countries have done much of offshore mining, and we were working on that for the last since August 2023. So we have already have exploration done in the offshore area and we have some blocks available. सम्मेलन के दूसरे दिन भारत में निवेश के नीतिगत प्रोत्साहन और लाभ विषय पर महत्वपूर्ण पैनल डिस्कशन किया गया, जिसमें इन्वेस्ट इंडिया के प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट रोमिल रवि ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी बात रखी। वहीं ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर भूपेंद्र सिंह पुनिया, माइंस एंड जियोलॉजी डायरेक्टर आंध्र प्रदेश वीजी वेंकटा रेड्डी, इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन के मैनेजिंग डायरेक्टर मयूर करमरकर और यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन डायरेक्टर समीर गुतरू ने भाग लिया। आपको बता दें कि इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत को महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डीडी न्यूज़ के लिए संध्या शर्मा की रिपोर्ट। और गर्मी बढ़ने के साथ ही मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ गई। ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरों में भी जगह जगह मिट्टी के बर्तनों की दुकानें नजर आ रही हैं। लोग मटका, सुराही और मिट्टी के अन्य बर्तन खरीदकर अपने घर ले जा रहे हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कारीगरों ने डिजाइनदार बर्तन बना रखे हैं। पेश है जयपुर से एक खास रिपोर्ट। गांव की मिट्टी इन दिनों शहरों में खूब महक रही है। परंपरागत वस्तुओं का अपना एक अलग क्रेज होता है जो कभी भी लुप्त नहीं हो सकता। इन्हीं में देखिए तो प्राचीन समय का फ्रिज कहे जाने वाले मिट्टी के बर्तन भीषण गर्मी में फिर चर्चाओं में हैं। बाजार में जगह जगह छोटी मटकियां, घड़े और सुराही रखी दिखाई दे रही हैं। इन दिनों गर्मी में मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी बढ़ गई है। पिछले वर्ष के मुकाबले तकरीबन 30% का इजाफा भी मिट्टी के बर्तनों के दामों में देखने को मिल रहा है। गर्मी में ठंडा और साफ पानी पीने की चाहत में लोग मिट्टी के घड़े और बोतल खरीद रहे हैं। गर्मी आ गई है, गर्मियों में मिट्टी के बर्तन, जो मटके पानी के बर्तन होते हैं, उनका सीजन आ गया है तो चालू हो गए हैं। सभी तरह के मटके मिलेंगे हमारे पास। सबसे छोटा मटका ये आता है, ये साइज़ का नॉर्मल 4 लीटर के लगभग पानी आता है इसमें। इससे बड़ा फिर आप 6 लीटर का, 8 लीटर का, 10 लीटर का, जैसा लेना चाहो। और बाहर से मटके आ रहे हैं, गुजरात से भी मटके आ रहे हैं,
और सीकर से मटके आ रहे हैं, सभी तरह के मटके आ रहे हैं, डिजाइन वाले, सिंपल। न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में बल्कि शहरी क्षेत्र में भी मिट्टी के घड़ों की मांग में बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में लगातार मिट्टी के बर्तनों की मांग को देखते हुए बर्तनों को बनाने वाले कारीगरों ने इन बर्तनों को बनाने में कई बदलाव किए हैं। बाजारों में मेहंदिया, कलेर, वालिदाद, उसरी, परासी सहित अन्य बाजार में मिट्टी के घड़े अधिक बिक रहे हैं। गर्मी के दौरान काफी लोग फ्रिज का पानी पीने के बजाय मटके का पानी पीना ज्यादा पसंद करते हैं। लोगों को आकर्षित करने के लिए बाजारों में मटकों को विभिन्न डिजाइनों में बनाया गया है, जो पानी ठंडा रखने के साथ ही आकर्षित भी करते हैं। अब इन मिट्टी के बर्तनों को समय की मांग के अनुसार डिजाइन किया जा रहा है। मिट्टी से बनी बोतलें लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। मजदूरों और कामगारों की मेहनत और लगन की बदौलत ही आज दुनिया भर के देश हर क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। मजदूरों की इसी जो उनकी महत्ता है उसकी याद दिलाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 को अमेरिका में हुई थी। भारत में इसकी शुरुआत 1 मई 1923 को हुई थी। किसी भी देश, समाज, संस्था और उद्योग में मजदूरों, कामगारों और मेहनतकशों का योगदान अतुलनीय है। श्रमिक देश और दुनिया के विकास की रीढ़ हैं। कामकाजी लोगों के इसी हक और मेहनत को सम्मान देने के लिए भारत समेत दुनिया के सैकड़ों देशों में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। बात आईपीएल की, जो आज जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स का सामना पंजाब किंग्स के साथ है। दोनों टीमें चेन्नई से भिड़ने वाली है। अंक तालिका में चौथे स्थान पर काबिज चेन्नई ने अब तक 9 मैच खेले, जिसमें से उसे 5 में जीत मिली। दूसरी ओर पंजाब किंग्स को 9 मुकाबलों में से 3 में जीत हासिल हुई है। वहीं कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 144 रन बनाए। इसके जवाब में लखनऊ ने 19.2 ओवर में 6 विकेट खोकर 4 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।